नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 6 to 8 मैथ साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा पीआरटी के लिए भी महत्वपूर्ण है, साइंस की क्लास। और आज की क्लास में हम आपके एनसीईआरटी साइंस कक्षा 10 की पुस्तक से पाठ धातु एवं अधातु से 50 प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ में यह प्रश्न जीएस पार्ट सेकंड के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार स्पेशल नोट्स और पीआरटी नोट्स के लिए टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको कमेंट में दे दिया जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह जो यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी के पेजेस यहाँ पे लगाए गए, उसके बाद आपके क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे। तो जो आपको पीडीएफ दी जाएगी तो आप वहाँ ध्यान रखिएगा, थोड़ा पीछे जाइएगा तो आपको प्रश्न मिल जाएंगे। चैप्टर आपका धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आइए प्रश्नों पर चलते हैं। पहले प्रश्न पे आते हैं, जो आपके अभ्यास में प्रश्न दिए गए हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न आपकी बीपीएससी टीआरई में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछा है कि कौन सा जो यहाँ पे जो जोड़ा दिया गया है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाएगा। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो इसमें होता क्या है, इसमें जो एक ज़्यादा अभिक्रियाशील जो एलिमेंट होता है, मेटल होता है, वो कम अभिक्रियाशील को हटा देता है सॉल्यूशन से, बेलेन से हटा देता है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा AgNO3 बेलेन और कॉपर धातु। इसका रिएक्शन होगा AgNO3 प्लस Cu, और ये क्या बनेगा, Cu नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 प्लस Ag। तो Ag को हटा देगा, सिल्वर को हटा देगा। क्यों हटा देगा? क्योंकि जो सिल्वर है Ag आपका यह कम क्रियाशील है, किससे? कॉपर से। कॉपर ज़्यादा भी क्रियाशील है तो इसको हटा देगा। और इसके अलावा C में देखेंगे तो FeSO4 है और सिल्वर धातु है। चूँकि आयरन सिल्वर से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है तो यहाँ पे हटा नहीं पाएगा सिल्वर धातु इसको, तो ये यहाँ पे नहीं प्रदर्शित करेगा। ऐसे ही MgCl2 में Mg जो है मैग्नीशियम एल्युमिनियम से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक है। ऐसे NaCl में कॉपर, तो Na जो है सबसे ज़्यादा। और इसमें अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है वो पोटेशियम होता है, तो ध्यान रखिएगा पोटेशियम होता है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो इसको हम ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, सभी उपयुक्त में से सभी आपके हो जाएंगे। किसी भी तरीके से दिए गए तरीकों में से कर सकते हैं। फिर कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है? तो इसकी बात करें तो आपका यहाँ आंसर है कैल्शियम। और इसका जो रिएक्शन होता है 2Ca + O2, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन किया इस धातु ने जो कैल्शियम है, और उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाया कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और यह जो है यौगिक जल में घुलनशील भी होता है, CaO + H2O। रिएक्शन आपको पता ही है। फिर अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ के डब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है। तो पीआरटी में कितनी बार पूछा गया, जीएस पार्ट सेकंड में कितनी बार पूछा गया, ठीक है। और साथ में 6 to 8 में भी शायद एक बार पूछा गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह एनसीईआरटी से डायरेक्टली प्रश्न ले लिए जाते हैं। तो इसका आंसर जो है कि टिन की अपेक्षा जो है जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा। और इसका एक्सप्लेनेशन को समझ ले कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं वहाँ पे अगर जिंक का लेप लगा होगा तो जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, तो खाने से रिएक्शन कर जाएगा और खाना खराब हो जाएगा, ठीक है। और जो टिन होता है, टिन कम अभिक्रियाशील होता है, तो इसलिए जो है टिन को लगाने से खाने पे नुकसान नहीं होता, खाने पे मतलब खाना खराब नहीं होता, खाने के साथ अभिक्रिया नहीं होता है। तो टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए जो खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा होता है। तो अमलगम हमेशा ध्यान रखिए, जब अमलगम की बात की जाएगी, ये एलॉय होता है, मिश्र धातु होता है। इसमें एक धातु हमेशा पारा होगा, जिसको मरकरी बोलते हैं। तो मरकरी या पारा जो है एक धातु हमेशा यह रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो यहाँ पे दिए गए विकल्पों में आपका गोल्ड आंसर हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा? क्योंकि गोल्ड जो है अभिक्रियाशील का जो आपका सीरीज है उसमें सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। ये सबसे कम अभिक्रियाशील होने की वजह से, सबसे लीस्ट रिएक्टिव होने की वजह से यह जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। फिर आगे बढ़ते हैं, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक चांदी होता है, जिसको सिल्वर बोलते हैं इंग्लिश में। Ag यहाँ पे, ठीक है, चांदी होता है। और इसके बाद फिर कॉपर होता है, तो ध्यान रखिएगा Ag के बाद कॉपर। और चूँकि चांदी बहुत महंगा होता है इसलिए जो आप बिजली के तार वगैरह जो भी इस्तेमाल होता है उसमें कॉपर का इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। इसके अलावा आप लोहे का ध्यान रखना है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट।
ये आपके लोहे के अयस्क हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न आपका शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोने को हमेशा 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है, तो 24 कैरेट सोने को हम शुद्ध सोना कहते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो पीतल है, तो पीतल आपका जो क्या है, मिश्र धातु है। आइए हम जो है इसको एनसीईआरटी से थोड़ा सा 2 मिनट में समझ लेते हैं, जो अभी तक प्रश्न किए गए हैं, जहाँ पे एनसीईआरटी में आपको इनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे पहला चीज़, शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं, काफ़ी नरम होता है, ठीक है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो ध्यान रखिए, इसे कठोर बनाने के लिए क्या करते हैं, चांदी या तांबा मिलाया जाता है। पूछा गया प्रश्न क्या मिलाया जाता है, तो चांदी या तांबा, ठीक है। फिर भारत के अधिकांशतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। इसका मतलब है कि 22 भाग शुद्ध सोने में 2 भाग तांबा या चांदी का मिलाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यदि कोई धातु पारद है, पारद मतलब पारा, तो उसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। क्लियर हो गया आपको। फिर उसके बाद है शुद्ध धातु की अपेक्षा, ये भी याद रखना आपको कि शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्र धातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक कम होता है। यह प्रश्न पूछा गया है, तो शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्र धातु की जो विद्युत चालकता और गलनांक होगी वो कम होंगे। उदाहरण देख लें तो तांबा एवं जस्ता की मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं, पीतल। जो भी प्रश्न देखे थे, तो तांबा एवं जस्ता, कॉपर और जिंक के जो एलॉय होता है उसको हम पीतल बोलते हैं। ताम्र और टिन, ठीक है, कॉपर और एसन बोलते हैं। तो कॉपर और टिन का जो मिश्र धातु होता है उसको हम कांसा बोलते हैं, ब्रॉन्ज बोलते हैं इंग्लिश में। और इसके अलावा सीसा और टिन, ध्यान दीजिए, सीसा और टिन का जो पीबी, लेड और टिन का जो होता है मिश्र धातु उसको हम सोल्डर कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे एक है कि लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते जिंक का पतली परत चढ़ाने की विधि को यस दल्लेपन कहते हैं, इसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। और यहाँ पे एक बार आप सक्रियता श्रेणी देख लीजिए, फिर आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्नलिखित श्रेणी को विकसित किया गया, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। और इसमें सक्रियता श्रेणी वह सूची होती है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता की अवरोही क्रम में रखते हैं, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है वो सबसे ऊपर होता है, जो सबसे कम क्रियाशील होता है वो नीचे होता है। गोल्ड देखिए सबसे नीचे है, तो इस वजह से गोल्ड जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है। इस वजह से हम गोल्ड के आभूषण पहनते हैं, तो हमें हमारे शरीर को जो है उस मेटल से नुकसान नहीं होता है। समझ गए होंगे आप। वही अभी आप लोहे का कुछ बनवा के पहन लीजिए, तो आपको उससे इतनी बीमारी हो जाएगी कि जो है इसीलिए हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि वो अभिक्रियाशील बहुत ज़्यादा होता है उसके मुकाबले। और सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है। इस शुरू के 5 याद रख लीजिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। और यहाँ पे अगर बात करें पोटेशियम और सोडियम की, तो पोटेशियम सोडियम की खास बात आप जानते होंगे कि इनको सॉफ्ट मेटल भी कहा जाता है। सॉफ्ट मेटल का मतलब होता है इन्हें चाकू से काटा भी जा सकता है, काफ़ी नर्म होते हैं तो इनको चाकू से काटा भी जा सकता है। इसके अलावा अभिक्रियाशील होने की वजह से सोडियम के बारे में आपने सुना होगा कि इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। फिर आते हैं प्रश्न पे। फिर अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो दिए गए विकल्पों में आपका आंसर लिथियम है, और लिथियम के अलावा आपको सोडियम और पोटेशियम भी ध्यान रखना है। सिंबल में बना दे रहा हूँ Na और K, ठीक है। तो Na यानी सोडियम, K यानी पोटेशियम। तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, बहुत सॉफ्ट होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा आयनिक यौगिक है। तो आयनिक यौगिक का मतलब होता है जो आयंस में टूट जाए। तो दिए गए विकल्पों में CaCl2, ठीक है, ये कैसे टूटता है, तो Ca++ और क्लोरीन जो है माइनस, तो ये 2 रहता है। तो इस प्रकार से जो है क्लोरीन पे 1 माइनस चार्ज होता है और कैल्शियम पे 2 प्लस चार्ज होता है, तो ये आयनिक यौगिक होता है। फिर रहता है कौन सा अधातु है, ठीक है। तो अधातु पूछा है यानी नॉन मेटल पूछा है, तो कार्बन नॉन मेटल होता है, पता ही है आपको। इसके अलावा आयरन, एल्युमिनियम और Au, ठीक है। तो ये गोल्ड जिसको बोलते हैं, गोल्ड का सिंबल है ये, तो ये आपके मेटल्स हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु। तो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के जो धातु होते हैं, इनकी बात करें तो ये अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और इसका आप सिंपल सा उदाहरण से आप समझिए कि जैसे आयरन है तो Fe+HCl, तो ये आपका जो है 2HCl, और ये क्या बनाता है, तो FeCl2 बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो जो आप रिएक्शन समझते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया समझते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन में क्या होता है, अम्लों से, हाइड्रोजन के ऊपर है पहली बात, तो आयरन हाइड्रोजन के बहुत ऊपर है, तो अम्लों से अम्ल हो गया हमारा HCl, अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया कर क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। धातु के ऑक्साइड सामान्यता होते हैं, तो याद कर लीजिए धातु के ऑक्साइड सामान्यता क्या होते हैं, क्षारकीय होते हैं, ठीक है। और आधातु के अम्लीय होते हैं, ठीक है। तो आ धातु से अम्लीय हो गया और धातु के क्षारकीय हो गए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अयस्क से
चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने की जो विधि होती है उसे हम चुंबकीय पृथक्करण विधि बोलते हैं। फिर अगला है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्कों का जो सांद्रण किया जाता है वो फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है, फेन प्लवन विधि द्वारा। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम की मिश्र धातु है? तो एल्युमिनियम की जो मिश्र धातु होती है तो यहाँ पे जो है आपका मैग्नीशियम हो जाएगा। मैग्नीशियम आपका जो एल्युमिनियम का मिश्र धातु होता है। और इसके अलावा जो है जर्मन सिल्वर होता है। तो जर्मन सिल्वर में ध्यान रखिएगा, नाम में सिल्वर है लेकिन इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है, ठीक है। कॉपर, तो आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना कि जो जर्मन सिल्वर होता है उसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है। पहला चीज़ इसमें पाया क्या जाता है तो कॉपर, 60% कॉपर पूछा गया है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। 15 मार्च को पेपर में पूछा गया था ये। तो कॉपर हो गया 60%। और इसके अलावा निकल जो धातु होता है ये 20% पाया जाता है। और इसके अलावा जो है जिंक 20%। तो ये ध्यान रखिएगा आप। और इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है। कांसे को हमने डिस्कस कर लिया, पीतल को भी डिस्कस कर लिया। इसके अलावा जो प्रश्न था कि एल्युमिनियम का मिश्र धातु को मैग्नीशियम बोलते हैं। फिर कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कॉपर का जो निष्कर्षण होता है वो मुख्यतः कॉपर पाइराइट से किया जाता है। आपका एनसीईआरटी में दिया गया है, तो कॉपर पाइराइट से ये किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, किस अधातु के, ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपका आंसर इसका सी है, कोई ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। फिर साधारण गंधक किस आणविक सूत्र में पाया जाता है? तो गंधक जो है यहाँ पे सल्फर की बात की जा रही है। और सल्फर जो है S8 के फार्मूले में पाया जाता है। S8 फार्मूला भी होता है सल्फर का। तो साधारण गंधक जो है का आणविक रूप जो होता है वो S8 होता है। आगे बढ़ते हैं, फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? तो फास्फोरस का P4 होता है। फिर सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? तो सोना जो है किस द्रव में घुल जाता है? तो यह अम्लराज में, इसको हम एक्वा रिजिया सोल्यूशन बोलते हैं, एक्वा रिजिया सोल्यूशन। आइए एनसीईआरटी में इसको देख लेते हैं। और यहाँ पे आपको जो है एक्वा रिजिया के बारे में बताया गया है। और यहाँ क्या होता है तो 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। तो 3:1, 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3, ये ध्यान रखिएगा। और यह गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेला क्षमता नहीं होती। एक्वा रिजिया भभकता द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारक है या उन अभिकर्मकों में से एक जो गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। और इसी का जो प्रयोग करते हैं गाँव वगैरह में, जो चालाक लोग होते हैं वो कह सकते हैं कि ग्रामीण लोगों को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करते हैं। वो एक्वा रिजिया सोल्यूशन लेके घूमते हैं और कहते हैं कि हम जो है आपका सोना चांदी जो भी आभूषण उसको साफ़ करके दे देंगे। तो वो साफ़ क्या करते हैं, वो मेटल को उसमें जो है गलने की वजह से जो गलाने में समर्थ होता है, तो वहाँ पे काफ़ी मात्रा में वो लोग हल्का भी कर देते हैं। इस वजह से काफ़ी हल्का भी हो जाता है, तो गाँव में जान नहीं पाते हैं। ये बहुत पहले किया जाता था, अब अभी क्या तो हम नहीं कह सकते हैं। तो आते हैं वापस से प्रश्न पे। तो प्रश्न था आपका कि सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? तो सोना जो है आपका अम्लराज में, अम्लराज को क्या बोला जाता है? एक्वा रिजिया सोल्यूशन। और जैसे ही इसको सोने या आभूषण को जैसे इस सोल्यूशन में डाला जाता है तो क्या होता है, इसका ऊपरी परत हट जाता है, धीरे धीरे गलने लगता है। तो गलने की वजह से साफ दिखने लगता है, तो इसका फ़ायदा उठाते थे लोग। फिर है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो अधातु पूछा नॉन मेटल, ठीक है। तो नॉन मेटल हमेशा होता है ब्रोमीन, ब्रोमीन को बोलते हैं रेड लिक्विड, ठीक है। लाल द्रव बोलते हैं, रेड लिक्विड बोलते हैं ब्रोमीन के। और यहाँ नॉन मेटल है जो कमरे पे ताप पर द्रव होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें पारा, तो पारा जो है मरकरी ये आपका मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है, कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पे। मेटल में अगर बात किया जाएगा, धातु में बात किया जाएगा, तो पारा जो है वो होता है। और यह प्रश्न पूछा गया था इस बार। फिर है सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टिन की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं, देख चुके हैं हम लोग। फिर है स्टील निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है? तो यहाँ पे अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है? तो यहाँ पे आंसर गलत दिया गया है, ठीक है। तो Au जो है गोल्ड सबसे कम है, ठीक है। तो यहाँ सबसे कम होना चाहिए था, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो या तो आप इसको कर लीजिए सबसे कम, और अगर दिए गए विकल्प में देखा जाए तो कॉपर जो है आपका सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे कम कर लेते हैं, कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो आपका आंसर हो जाएगा गोल्ड। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अति ज्वलनशील है? तो अति ज्वलनशील की जब बात आएगी तो श्वेत फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस। फिर अगला प्रश्न, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को एनोड पर रखा जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो निम्नलिखित में से, तो यहाँ पे आपने देखा है कि जो अभिक्रियाशील का जो हमने सीरीज देखा था धातुओं का, उसमें सबसे ऊपर पोटेशियम था, तो आपका पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। फिर है वल्कनीकरण, वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो इसमें जो है साधारण गंधक सल्फर को मिलाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो यहाँ पे एनसीईआरटी में आपका दिया है कि 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है, और सबसे ज़्यादा ये कह सकते हैं कि डक्टाइल एलिमेंट होता है सोना। फिर एक कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो लिक्विड स्टेट में होता है, तो द्रव आंसर हो जाएगा। फिर है व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो यह जो है बॉक्साइट से किया जाता है। बॉक्साइट का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, पूछा जाएगा, Al2O3 × 2H2O, ठीक है। तो Al2O3 × 2H2O फार्मूला होता है बॉक्साइट का। तो व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम जो है किस अयस्क से निकाला जाता है? तो बॉक्साइट से। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है, किसी तत्व के गुण धर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? तो यहाँ पे इसको हम अपरूपता बोलते हैं। और अपरूप के आपने उदाहरण भी देखे होंगे। फिर है धातुओं की प्रकृति होती है, तो धातु की जो प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक, और अधातु की होती है विद्युत ऋणात्मक। जैसे क्लोरीन के बारे में देखा था, तो क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज था, ठीक है। वही धातु था कैल्शियम, तो कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज था, तो वही चीज़ है यहाँ पे। फिर है लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाते हैं? तो उस पर हम क्या करते हैं? जिंक चढ़ाते हैं, यस दलेपन बोलते हैं, गल्वनाइजेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। फिर अगला प्रश्न है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त किया जा सकता है? तो जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त किया जा सकता है। और जिप्सम की बात करें तो इसका फार्मूला होता है CaSO4.2H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है? तो CaSO4.12H2O। हेमीहाइड्रेट होता है, आधा H2O होता है, यहाँ 2 H2O होता है, ये फ़र्क है। फिर अगला प्रश्न है, अभिक्रियाशील के इस क्रम में कौन सही है? तो मैग्नीशियम एल्युमिनियम से ज़्यादा होता है, एल्युमिनियम जिंक से ज़्यादा, और जिंक आयरन से ज़्यादा। तो ध्यान रखिएगा, तो ये पूछा भी जा सकता है MgAlZnFe, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अगला प्रश्न है, एक्वा रेजिया रॉयल जेल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? तो ये 3:1 रेशियो में होता है। 3 पार्ट आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा और 1 पार्ट आपका सांद्र नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह क्या होती है? तो अपने शुद्ध रूप में धातु चमकदार होती है, ये प्रॉपर्टी होती है जो हमने क्लास में भी पढ़ा था। धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसको हम तन्यता बोलते हैं, ठीक है। जैसे सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन है? तो सोना है, जिसको हम 2 किलोमीटर तक खींच सकते हैं 1 ग्राम सोने से। कुछ धातु की पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, उस गुणधर्म को क्या बोलते हैं? तो इसे आघातवर्धता बोलते हैं, ठीक है, आघातवर्धता, और इंग्लिश में मेलेबिलिटी। फिर अगला प्रश्न है, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम सोनरस ध्वनिक बोलते हैं, ठीक है। ध्वनिक आप नाम से समझ सकते हैं। जैसे आप स्कूल में देखे होंगे कि जो घंटी लगी होती है उस पर, जो लोहे की घंटी होती है, उस पर जब आवाज़ करते तो पूरी काफ़ी तेज़ ध्वनि सुनाई देती है, कि हर एक क्लास को पता चल जाता है कि जो है किस पीरियड की क्लास लगी है, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। फिर सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? तो आपको क्लियर हो गया, सोना है। इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो ये आयोडीन की प्रॉपर्टी होती है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो अधातु है, नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी यह चमकीला होता है। जबकि चमकीला होने की प्रॉपर्टी किसकी है? तो ये धातुओं की होती है, लेकिन ये इकलौता धातु है जो चमकीला भी होता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है? तो हीरा होता है, ठीक है। और हीरा होता है, और हीरा जो है किसका प्रूफ होता है? तो कार्बन का प्रूफ होता है। और हीरा के अलावा जो है ग्रेफाइट भी कार्बन का प्रूफ है। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम एथोडीकरण कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम पर जो है मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को हम एथोडीकरण कहते हैं। तो आपका जो प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।